अस्सलाम वालेकुम। आपका जो ये लास्ट लेक्चर है प्यूरियम पे है और इसके बाद फिर आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा ट्यूसडे को 28 जुलाई। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि जो है जुल्हज का जो मंथ स्टार्ट हो चुका है और ये जो है जुलसा का महीना है और जो उसके फर्स्ट 10 डेज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह रमज़ान में जो लास्ट 10 नाइट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इस तरह अशरा जुल्हज में आखिरी 10 दिनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेसिफिकली यौम अरफा। अच्छा, प्रीपेरियम की तरफ। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये चैप्टर आपका काफ़ी लंबा था लेकिन मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रीपेरियम में क्या क्या होता है ना। तो बेसिकली क्या इसका है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्रीपेरियम की, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो रिवर्ट होती हैं वो क्या हैं, बर्थ के बाद कैसे रिकवरी होती है, पीपल डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, तो प्रीपेरियम की कैसे हम डिफाइन करेंगे? 6th वीक पोस्टमार्टम वेयर कंसिडरेबल चेंजेस अकर बिफोर रिटर्निंग टू प्री। अब क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं कि यूट्राइन इन्वोल्यूशन होती है, जेनिटल ट्रैक्ट में चेंजेस आती हैं और लोकिया जो है ना वो डिफरेंट कलर का, इसमें मतलब लोकिया की चेंजेस होती है, ठीक है ना। तो यूट्रस का साइज़ जो है वो आपको पता है कितना होता है कि प्रेगनेंसी से पहले 6 वीक्स होता है और 50 to 100 ग्राम्स का वेट होता है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे टर्म के ऊपर जब वो 36 वीक साइज़ हो जाता है तो तकरीबन 1000 ग्राम यानी कि 1 kg यूट्रस का मैस होता है, ठीक है। अब जैसे डिलीवरी होती है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर जो है वो अम्बलाइकस के लेवल तक उसका आ जाती है, जो कि अबाउट 20 to 22 वीक साइज़ होता है, ठीक है ना। और विद इन फर्स्ट 9 to 10 डेज़ जो है इन्वोल्यूट होकर वो दोबारा पेल्विक ऑर्गन हो जाती है, यानी कि वो दोबारा 8 to 9 वीक साइज़ हो जाता है यूट्रस का, ठीक है ना। तो ये किस तरह आती है चेंजेस यूट्रस में? साइटोप्लाज्मिक डिजेनरेशन होती है यूट्राइन फाइबर्स की और इस तरह यूट्राइन मसल जो है ना वो इन्वोल्यूट करते हैं, ठीक है ना। मैस उसका कम नहीं होता लेकिन साइज़ रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जेनिटल ट्रैक्ट में क्या चेंजेस आती हैं कि वेजाइना जो है अब वो पहले की तरह तो नहीं रहता, जैसे बात है डायलेटेड हो जाता है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, यूगी थोड़े बहुत लॉस्ट हो जाते हैं, सर्विस जो है वो इंटरनल लॉस जो है वो 48 आवर्स तक ओपन रहती है, उसके बाद फिर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो पैचुलस हो जाती है बेसिकली सर्विस डिलीवरी के बाद ना, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी की तो जो होती है ना पेन पॉइंट होती है या क्लोज होती है, ठीक है, इसके बाद पैचुलस हो जाती है सर्विक्स। लोकिया कितनी टाइप्स का होता है? तो लोकिया की 3 टाइप्स होती हैं। इनिशियली क्या होता है जब डिसिडवा की शेडिंग हो रही होती है फर्स्ट 10 डेज़ में, तो रेड कलर का होता है विद पैसेज ऑफ क्लॉट्स, ठीक है, थोड़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसको कहते हैं लोकिया रुब्रा, रुब्रा मीन रेड, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है 10 to 12 डेज़ के बाद जो डिसिडवा शेड हो जाता है, फिर एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें पिंक कलर का फ्लूइड आने लगता है, विजाइनल फ्लूइड जो है, ठीक है, इसको कहते हैं लोकिया सिरोसा, ठीक है। और उसके बाद फिर जब बिल्कुल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है तो येलोइश और वाइट कलर का लोकिया आता है, जिसको कहते हैं लोकिया एल्बा, एल्बा मीन वाइट, ठीक है। अभी पिक्चर से आपको पता चलेगा कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी फंडल हाइट जो है वो कितनी है यूट्रस की? 20 वीक्स, ठीक है ना, डे 1 पे, फिर डे 2 पे 18, डे 3 पे जो है ना वो 16, इस तरह लेस होते होते डे 9 पे बिल्कुल पेल्विस में ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स का यूट्रस रह जाता है, ठीक है ना। और ये सर्विस की डिलीवरी के बाद कैसे पैचुलस जैसे फिश माउथ अपेयरेंस होती है ना, ये वो अपेयरेंस है। अच्छा, रिकवरी कैसे होती है बर्थ के बाद? अब क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल भी हैं, नॉर्मल है। पेरिनियल पेन होता है पेशेंट को, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब डिलीवर होती है तो एपिज़ोडिक भी सारी पता देनी पड़ती है, या लेसरेशंस आती हैं, या 3rd डिग्री 4th डिग्री टीएस हो, जैसे पेशेंट को पेरिनियल पेन होता है, ठीक है ना, जो 72 आवर्स के अंदर सेटल होने लग जाता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट 10 डेज़ तक परसिस्ट कर सकता है। इवन ये कुछ पेशेंट में 6 वीक्स के बाद भी परसिस्ट करता है और डिस्पेरूनिया के साथ पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैडर फंक्शन, ठीक है। डिलीवरी में क्या है कि बेबी का हेड जो है वो कंप्रेस कर रहा होता है ब्लैडर को, पेल्विस मसल की स्ट्रेच हो रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि जो ब्लैडर है ना वो कुछ फ्यू आवर्स के लिए एटोनिक हो जाता है, मतलब उसकी टोन भी रहती है और सेंसेशन लॉस हो जाती है, क्योंकि नर्व्स की कंप्रेशन हो रही होती है ना, जैसे हेड जो बोनी पेल्विस में डिसेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इनिशियली फर्स्ट 6 आवर्स में पेशेंट का यूरिन पास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि आपने इस तरह पेशेंट को देखना होता है ना कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है, फिर आप उससे पूछते हैं कि आपने यूरिन पास किया नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट यूरिन पास नहीं करेगी तो ब्लैडर फुल होता जाएगा और उसको सेंसेशन फील नहीं होंगी और डिस्टेंडेड ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन मसल उस वक्त डैमेज हो जाते हैं। जितने भी कॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम है, इनकॉन्टिनेंस होती है ना डिलीवरी के बाद, फिर वो परसिस्ट करती है बाकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आइडली इस टाइम के ऊपर ब्लैडर का सही टाइम पे वैक्यूएट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 6 आवर्स के बाद एटलीस्ट 300 ml पेशेंट को यूरिन पास करना चाहिए।
लेकिन अगर वो नहीं करती तो फिर आप कैथेटराइज कर दें 48 आवर्स के लिए, ताकि ब्लैडर जो है टोन अप हो जाए, सेंसेशन वापस आ जाएँ। तो उसमें एटलीस्ट 150 ml जो है ना फ़ौरन आना चाहिए उसके अंदर, कैथेटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉवल फंक्शन। अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या होता है, हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, गट मोटिलिटी डिक्रीज़ करता है। इसके बाद फिर डिलीवरी के बाद जो है वो प्रेगनेंसी में जो प्रेशर होता है, मैकेनिकल प्रेशर होता है फीटस का, उसकी वजह से गट की मोटिलिटी स्लो हो जाती है। फिर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा जो है वाटर जो है ना वो यूटिलाइज हो जाता है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स किसको एनहांस कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है। तो बॉवल फंक्शन भी इम्पेयर हो जाता है। फिर सेकंड ये है कि जब डिलीवर होती है पेशेंट तो ज़ाहिर बात है स्ट्रेच आता है पेरिनियम पर और एनल एरिया के ऊपर, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत ओकल डैमेज होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना 3rd डिग्री 4th डिग्री टीयर, जो 3rd डिग्री टीयर्स हैं वो एनल स्फिंक्टर से रिलेटेड हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से। और 4th डिग्री टीयर्स में क्या होता है कि मिकोजा, जो रेक्टल मिकोजा है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये कि बज़ाहिर तो स्फिंक्टर जो है उसकी टोन नॉर्मल होती है, लेकिन ये होता है कि हेड के प्रेशर की वजह से और डिलीवरी में थोड़ा बहुत जो ट्रॉमा है उससे ओकल डैमेज हो जाता है। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करती है, फ्लेटस इनकॉन्टिनेंस और समटाइम्स फीसेस इनकॉन्टिनेंस। तो पहले फ्लोर एक्सरसाइजेज डिफरेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट को, उससे पेशेंट सेटल हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, सिजेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी कैसे होती है। अब सिजेरियन सेक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली स्टार्ट करनी है, क्योंकि पेशेंट मोबाइल नहीं होती और बेबी जो है वो सेपरेटेड होता है ना मदर से, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो डिले हो सकती है। लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो सके स्टार्ट करवाएं। फिर वूंड की केयर करनी होती है कि ड्यूरेशन एडिमा तो नहीं हो गया वूंड की सेट, इस तरह एपिजोटमी की केयर है, इस तरह वूंड की केयर भी, एक्सपीरियंस स्कार का जो वूंड है, ठीक है ना। फिर 3rd 4th डे फिर आपने डीबीटी के लिए देखना होता है, क्योंकि पेशेंट मोबिलाइज नहीं होती ना, तो डीबीटी जो टिपिकली 3rd 4th डे के ऊपर डेवलप होती है, ठीक है। फिर पोस्ट नेटल विजिट्स फिर कब कब करने हैं, या आप आगे देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो है ना पेशेंट 6 वीक के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, तो जो फर्स्ट 10 डेज़ में उसका एक विज़िट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है कि जिस तरह कि हमारा सेटअप है कि इसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स और एलएचसी जो है ना वो पेशेंट को घर पे भी फॉलो कर सकती हैं, ठीक है ना। तो 15 डेज़ के बाद या और जो फिर एक लास्ट विजिट होता है वो 6 वीक्स के बाद होता है, देखने के लिए कि प्रीप्रियम की चेंजेस रिवर्ट हो गई हैं या नहीं, ठीक है। अब ये एक निमोनिक आप याद रखें कैसे आपने पोस्टमार्टम असेसमेंट पेशेंट की करनी है। पेशेंट डिलीवर नॉर्मल डिलीवर हुआ है या इसका सिजेरियन हुआ है या कोई और प्रॉब्लम भी है, तो उसमें बबल ही। अब बी फॉर ब्रेस्ट, यू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप रखना है कि मेस्टाइटिस या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं पेशेंट को डेवलप हो रहा है, इंगॉर्जमेंट तो नहीं हो रही है, ठीक है। इंगॉर्जमेंट होगी तो आप उसको वार्म पैक्स जो है ना वो अप्लाई करेंगे और टाइट ब्रेजर पेशेंट को एडवाइस करेंगे वो पहने, ठीक है ना। फिर इसके बाद यू से यूट्राइन फंडस है, वो अपने एग्जामिनेशन करना है कि इन्वोल्यूशन हो रही है प्रॉपर यूट्रस की या नहीं। बी फॉर ब्लैडर फंक्शन एंड बॉबल फंक्शन। एल इज़ फॉर लोकिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टाइप ऑफ लोकिया। ई इज़ फॉर एपिजियोटमी, एपिजियोटमी केयर और सिजेरियन सेक्शन की केयर इसी तरह है कि आपने इंड्यूरेशन और एडिमा के लिए देखना है, हाइजीन को मेंटेन रखना है, और एवरी टाइम जब भी पेशेंट जब वॉशरूम जाती है तो उसने वॉश करके क्लीन करके तो पैड चेंज करना है और उस जगह को ड्राई करके एपिजियोटमी के एरिया को उसके ऊपर ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, लोकल एनाल्जेसिया अप्लाई करना है। एच इज़ फॉर होमन साइंस, जो आप डीबीटी के लिए चेक करते हैं ना, काफ मसल टेंडरनेस जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। ई इज़ फॉर इमोशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इमोशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी जो है ना उसके अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोनल स्टेट होती है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंट हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। डिलीवरी के बाद सडन विड्रॉल होता है, चेंजेस आती हैं हार्मोनल लेवल्स के अंदर, तो ये जो है ना एक उसका प्रीरिक्विजिट बनती हैं जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, ठीक है। पेशेंट में ऑलरेडी भी रिस्पेक्टेड होते हैं, लेकिन ये एक ट्रिगर मिल जाता है, ये जो हार्मोनल लेवल चेंज हो रहे होते हैं ना इसकी वजह से, तो पेशेंट की जो है ना साइकेट्रिक एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अब ये कि लाइफ थ्रेटनिंग जो पोस्टनेटल कंडीशन है वो किस तरह है, वो जब आप इसी तरह पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि सडन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, फीवर और प्रूलेंट डिस्चार्ज है, तो ये सेकेंडरी पीपीएच है। प्राइमरी पीपीएच तो फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाएगा, ठीक है, उसमें फीवर और पेन और प्रूलेंट डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है। सेकंड क्या है कि फीवर, शिवरिंग, एब्डोमिनल पेन, ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ है, ठीक है, ये इन्फेक्शन है पेपरल सेप्सिस को शो करता है। फिर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ वेन, पेशेंट अगर प्री क्लम्शिया क्लम्शिया की तरफ जा रही है, ठीक है। यूनिलैटरल काफ पेन, टेंडनेस, रेडनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब चीज़ें किसको लीड कर रही हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो यूनिलैटरल काफ पेन और टेंडनेस जो है और रेडनेस जो है वो डीबीटी की प्रिडिस्पोजिशन की तरफ जो है ना पॉइंट आउट कर रही है।
और जब डीवीटी डेवलप हो जाती है तो वहाँ से क्लॉट डिसलॉज होकर जब ब्लड सर्कुलेशन जाता है तो एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। तो चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो उससे हमें एम्बोलिज्म को पता चलेगा, करते हैं एम्बोलिज्म को। अब एक और प्रॉब्लम है जो कुछ पेशेंट के अंदर होता है, तीसरा जो है डिलीवरी जो है वजाइनल डिलीवरी एक ट्रॉमेटिक मतलब एक इवेंट होता है। अगर प्रॉपरली अगर आप उसको कंडक्ट ना करिए, असेसमेंट ना हुई हो, जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या प्रोलॉन्ग लेबर है, जब बेबी का हेड डिसेंड कर रहा होता है पेल्विस में तो कंप्रेशन हो रहा होता है नर्वस के ऊपर। इसके अलावा ये कि सिम्फिस फिब्रिस जो है ना उसका ट्रॉमा हो सकता है, डायस्टेसिस है, मतलब वाइड अपार्ट हो जाती है बोन्स दोनों ना, बीच में से वो डिसलॉज हो जाता है जो उसकी कार्टिलेज होता है और दोनों बोन्स खुल जाती हैं, ठीक है ना। ये देखें कि नॉर्मल प्यूबिक सिम्फिस किस तरह है और जब डायस्टेसिस हो जाता है तो ये बीच में गैप आ गया। इस गैप से क्या होता है कि पेल्विक जो जॉइंट है जो पूरा वेट बेयरिंग करता है बॉडी की वो स्टेबल नहीं रहता और पेशेंट क्या होता है कि अनएबल टू वॉक और बेडलिंग गेट होती है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर क्या है पेरिफेरल सेप्सिस के लिए? आपने पीछे साइंस और सिम्टम्स देख लिए हैं कि एक तो ये है कि हाइजीन प्रॉपर नहीं है और अनहाइजीनिक कंडीशन में डिलीवरी का सिजेरियन हुआ है, ठीक है ना। बाकी क्या है कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, कोरियोमाइटिस मतलब प्रोलॉन्ग लीकिंग है, प्रोलॉन्ग लेबर है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा किया आपने, मल्टीपल टाइम्स वजाइनल एग्जामिनेशन किए हैं, या रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो कि बाद में इन्फेक्शन, ठीक है। अब ये देखें यूट्रस बॉगी है, येलोइश कलर की है, पस एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। और बाकी जो स्कार की जगह है यहाँ सारा पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड हो रहा है, ओवरीज की तरफ जा रहा है और फिर ये कि एंडोमेट्रियम से ब्लड बॉन्ड जो है ना वो सेप्सिस हो रहा है, ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड की तरफ ही मैं जाती हूँ, थोड़ा सा यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पोस्टमार्टम ब्लूज़ हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि टीयरफुलनेस है पेशेंट की, ठीक है। इसमें तो जो है ना रीअश्योरेंस और काउंसलिंग और सपोर्ट अगर प्रोवाइड हो जाए तो पेशेंट सेटल हो जाती है। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है? तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थोड़े सीवियर सिम्टम्स होते हैं, मतलब थोड़े जो है ना फिजिकल सिम्टम, जैसे कि पेशेंट जो है ना वो उसकी इंसोम्निया डेवलप होना शुरू हो गया है, रेस्टलेस है थोड़ा पेशेंट, लो सेल्फ स्टीम फील कर रही है, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो सब ये क्या होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। और सीवियर डिप्रेशन को आपने कैसे करना होता है कि पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे डायलर मूड वेरिएशंस हैं, सेल्फ हार्म और सुसाइड की फीलिंग आती है पेशेंट के अंदर, बेबी को हार्म कर सकती है वो, ठीक है ना, लॉस ऑफ एनर्जी और लॉस ऑफ लिबिडो है। इस तरह पोस्टमार्टम साइकोसिस और इसके डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन के सिम्टम्स भी ओवरलैप करते हैं। इससे मतलब पेशेंट को हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स हैं, फियर्स हैं और वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है और वीकनेस पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है और एबनॉर्मली बिहेव करती है, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या करना है कि फ़ौरन साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व कर लें, जब भी आप ऐसे सिम्टम्स देखें तो साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व कर लें, ठीक हो गया। तो पोस्टमार्टम ब्लूज़ में तो है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, रीअश्योरेंस और जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या है कि सिलेक्टिव नॉर एड्रिनल रिसेप्टर जैसे कि फ्लॉक्सीटिन है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। पोस्टमार्टम साइकोसिस में हेलोपेरिडोल है, लिथियम है और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ना वो उसका ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया। अब एक चीज़ आपने पढ़ी थी एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर उन्हें क्या करना है कि उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है और इसमें आपने क्या देखना है कि अब सबसे पहले तो हम एनाटॉमी देखते हैं ना ब्रेस्ट की। प्रेगनेंसी में आपको पता है कि ब्रेस्ट लार्ज होते हैं क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करना होता है उसको, तो ये है कि थोरेसिक वॉल है, ये आपको रिब्स का ट्रांसफर सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर पेक्टोरलिस मेजर मसल है, फिर फैट डिपोजिशन है, ठीक है, फैटी टिश्यू है सारा, फिर ये लोब्यूल्स हैं जो कि एरियोलाज होते हैं और ये लेक्टिफरस डक्ट हैं जो कि मिल्क डिलीवरिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है ना। यहाँ मिल्क प्रोड्यूस होता है और फिर वो डक्ट्स के थ्रू इजैकुलेट होता है निपल से, ठीक है ना। तो ये निपल वाला एरिया और ये जो ब्लैक एरिया होता है इसको एरियोला कहते हैं और इस पर टुबरकल्स होते हैं जिनको मोंटगोमरी टुबरकल्स कहते हैं, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर लैच ऑन। प्रॉपर लैच ऑन क्या है कि बेबी की पोजीशन मैटरनल ब्रेस्ट पे इस तरह हो कि बेबी को भी एडिक्वेट जो है वो मिल्क सप्लाई हो और ये कि मैटरनल ब्रेस्ट की भी कोई इंजरी ना हो। जैसे कि प्रॉपर लैच ऑन है कि बेबी का वाइड ओपन माउथ है और ये पूरा एरियोला जो है ना वो बेबी उसको सक कर रहा है और उसके हार्ट ब्रेड के साथ में वो जो है ना वो स्टिक कर रहा है, ठीक है ना। और बेबी के जो सकिंग का प्रेशर है वो इधर आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डक्ट्स ओपन हो रही हैं एरियोला की, इधर मोंटगोमरी टुबरकल्स होते हैं, ठीक है ना, और फ्री फ्लो ऑफ मिल्क है, ठीक है। अब जो इम्प्रॉपर पोजीशन ये कि सिर्फ बेबी निपल को सक कर रहा है, इससे ये होगा कि प्रॉपर मिल्क जो है ना बेबी को डिलीवर भी नहीं होगा और क्रैक और फिशर्ड निपल जो है ना वो प्रॉब्लम कॉज करेंगे। ये प्रॉपर लैच ऑन।
अब थोड़े प्रॉब्लम होते हैं इसमें, क्या जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान में सबसे पहले तो क्या होता है कि ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज है, ये कॉमन है। अब इस रीज़न क्या है कि जिससे बहुत ज़्यादा डक्स की प्रोलिफरेशन हो रही होती है ना, तो एपिथेलाइजेशन जैसे ब्लड स्टेन फ्लूइड आने लग जाता है। लेकिन अगर कुछ सस्पिशियस एरियाज़ हैं ब्रेस्ट के अंदर, जैसे प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस है या रिट्रैक्टेड निपल हैं या कोई लंप फील होता है, तो फिर इसको फॉलो करना चाहिए और रेफ़र करना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना। और ब्लड स्टेन जो डिस्चार्ज है, उसकी कल्चर सेंसिटिव, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको रूल आउट करने के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको सिस्टिक और फ्लक्चुएंट एरिया नज़र आ रहा है, क्या है, ग्लैक्टोसील है। ग्लैक्टोसील क्या होता है कि जो डक्ट्स होती हैं इनमें मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लॉक हो जाती हैं और मिल्क एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो फ्लक्चुएंट सा मैस बन जाता है। यूजुअली ये बिनाइन और नॉन टेंडर होता है, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो फिर ये ब्रेस्ट एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर ग्लैक्टोसील तो सेल्फ रिजॉल्विंग होती हैं, लेकिन अगर इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया और टेंडर है तो फिर इसको इंसियन ड्रेंच के थ्रू ट्रीट करना पड़ता है। अब ये देखें सारा ब्रूज और ये जो रेडनेस एरिया, ये क्या हो रहा है, मेस्टाइटिस। आइटिस किसी भी टाइप के इन्फ्लेमेशन को या इन्फेक्शन को आइटिस कहते हैं, ठीक है। तो मेस्टाइटिस मीन जो ब्रेस्ट का इन्फेक्शन है वो मेस्टाइटिस है, ठीक है। तो उसमें भी ये कि कंजर्वेटिव और सपोर्टिव मैनेजमेंट है कि ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करें, कोल्ड और हॉट फर्मेंटेशन करनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो फ्लूक्लोक्सासिलिन है। जो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है ना मेस्टाइटिस के लिए वो स्टेफ ओरियस है, ठीक है। अच्छा, पीछे हमने प्रिफरल सेप्सिस पढ़ा था, उसको हमने बहुत जल्दी वाइंड अप कर लिया था, तो आप ये याद रखें कि जो प्रिफरल सेप्सिस के ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रिफरल सेप्सिस के ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एरोब्स हैं, एनारोब्स हैं और बैक्टीरियोइड्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्लेमिडिया जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है एंडोमेट्राइटिस की, ठीक हो गया। और स्टेफ ओरियस जो है ना वो मेस्टाइटिस, ये वही जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इनकी प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर लेंगे हमने कैसे ट्रीट करना है। अब कॉन्ट्रासेप्शन है, ये आप लोगों का लेक्चर तो गायनी में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपने याद रखना है कि प्रीप्रीम के बाद जो कॉन्ट्रासेप्शन है स्पेसिफिक आपने क्या एडवाइस करनी है। एक तो पेशेंट ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसमें आप हर तरह की कॉन्ट्रासेप्शन नहीं दे सकते, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली दे सकते हैं, वो भी 21 डेज़ के बाद डिलीवरी के, ठीक है, डिलीवरी या सिजेरियन के, ठीक है। क्योंकि OCPs जो हैं वो बहुत इफेक्टिव तो हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो ब्लड फ्लो को कम, जो मिल्क का फ्लो जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर सबडर्मल इम्प्लांट्स हैं, ये भी प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग है। पोस्टपार्टम IUCDs हैं, ये बहुत जो है ना फेवरेबल हैं कुछ सेटअप्स के अंदर, ठीक है। माइरीना लिवन और जेस्टिव इंट्रायूट्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं, डेपो-प्रोवेरा है, और ये एट द एंड अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीड नहीं करी, लेकिन वो भी आपने 6 वीक्स के बाद देना है, ठीक है, 4 to 6 वीक्स के बाद। फिर बैरियर मेथड्स हैं जो बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन ना हो तो आपने एडवाइस करना है पेशेंट को, ठीक है। अगर फैमिली कंप्लीट है और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी में कि नेक्स्ट जो है ना वो प्रेगनेंसी मदर की लाइफ को थ्रेटनिंग है, तो फिर वो परमानेंट जो है ना स्टेरिलाइजेशन यानी कि ट्यूबल जो है ना ब्लॉक बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन की तरफ भी आप काउंसिल कर सकते हैं।